नमस्कार साथियों, EPS 95 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर पेंशन को लेकर। जी हाँ साथियों, हम सभी को पता है जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है हायर पेंशन को लेकर, तब से हायर पेंशन के कैलकुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं। चाहे वो EPFO के टाइमिंग को लेकर हो या फिर उसके प्रो रेटा कैलकुलेशन फॉर्मूले के बारे में हो, सब पर सवाल खड़े हुए हैं। और इसी को लेकर बहुत सारे हाई कोर्ट में अलग अलग पिटीशन भी दाखिल किए गए। इसके बावजूद भी अभी तक कोई प्रॉपर रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है और अभी तक यही देखने को आ रहा है कि प्रो रेटा बेसिस पर ही कैलकुलेशन होगा। इसी को लेकर एक केरला हाई कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल किया गया है, जिसका हमने पिछले वाले वीडियो में भी हवाला दिया था, काफ़ी डिस्कस हमने किया था। उसी को लेकर आज एक आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में छपा है। केरला के न्यूज़पेपर मलयालम मनोरमा में ये आर्टिकल छपा है। ये वहाँ की कन्नड़ लैंग्वेज में है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको देखते हुए हम सभी को पता चलेगा कि अगर हायर पेंशन में जाते हैं तो इतना अमाउंट जमा कराने के बावजूद भी जो पेंशन मिल रही है वो कितनी तरह से जायज़ है और क्या ये प्रॉपर है, और अगर इसको किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जाता है तो क्या रिटर्न मिलेगा। सब कुछ इस न्यूज़पेपर में छपा है। तो यहाँ पर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मलयालम मनोरमा में 1 अप्रैल को ये छपा है, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन सेड बाय परवीन कोहली ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। तो यहाँ पर जो हेडिंग है इसकी PF Pro Rata Pension Case in Kerala High Court, EPFO's affidavit itself is the proof of denial of justice। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि EPFO का जो एफिडेविट दाखिल किया है वो खुद ही एक सबूत है कि जस्टिस नहीं हुआ है, जस्टिस के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर लिखा है कोझिकोड, द एफिडेविट गिवन बाय EPFO इन द हाई कोर्ट ऑफ केरला इन ए पिटिशन अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रो रेटा बेसिस कैलकुलेशन फॉर हायर PF पेंशन turns out to be a good proof of the denial of justice to the pensioners। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एफिडेविट EPFO ने दाखिल किया है केरला हाई कोर्ट में, एक पेटिशन आई थी उसके अगेंस्ट में जो है प्रो रेटा बेसिस कैलकुलेशन को लेकर हायर पेंशन में, तो वो खुद ही एक तरह का प्रूफ है कि जस्टिस नहीं मिल रहा है EPFO की जो हायर पेंशन कैलकुलेशन है प्रो रेटा बेसिस के कारण। तो यहाँ पर आप आगे लिखा है EPFO ऑफिशियल्स इन्फॉर्म दैट in the mentioned case, if the retired employee of Keen Fra repays rupees 28.29 lakhs to the higher pension scheme, he will get an additional amount of rupees 31,673 as a pension per month। तो यहाँ पर EPFO ऑफिशियल ने बताया है कि इस केस के अंतर जो एम्प्लॉय है, रिटायर्ड एम्प्लॉय, अगर वो 28 लाख और 29,000 रुपये जमा करवाता है हायर पेंशन स्कीम के अंतर्गत, तो उन्हें एडिशनली 31,673 रुपये पर मंथ पेंशन हायर पेंशन मिलेगी। तो द अमाउंट मे नॉट सीम सो बैड एज कम्पेयर टू दी इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट। यहाँ ये देखने में तो लग रहा है कि जो इंटरेस्ट बैंक में डिपॉजिट करते हैं उससे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन there is no mention of the fact that the deposit amount of rupees 28.29 lakhs will never be returned by EPFO। लेकिन जैसा कि EPS 95 की स्कीम है उसके अंतर्गत जो 28,29,000 रुपये जमा होंगे वो वापस रिफंड नहीं होंगे, जबकि बैंक में अगर ये जमा होते हैं तो वो रिटर्नेबल होते हैं और जो इंटरेस्ट मिलता है वो अलग से मिलता है। तो यहाँ पर आगे लिख रहे हैं moreover EPFO which says that if the pensioner lives till the age of 80 he will get a total of rupees 83 lakhs as a pension। तो यहाँ पर EPFO कह रहा है कि अगर पेंशनर 80 साल तक जीवित रहते हैं तो उन्हें ओवरऑल 83 लाख रुपए एज अ पेंशन मिल जाएगी। कन्वीनियंटली हाई इज द फैक्ट दैट इफ द पेंशनर डाइज बिफोर द एज ऑफ 70 द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द पेंशन फंड विल बिकम ए लॉस। लेकिन उन्हें बहुत ही चतुराई से इस चीज़ को छुपाई है कि अगर 70 साल के अंदर अगर मृत्यु हो जाती है तो जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसमें उसको लॉस ही होने वाला है। और जो खुद EPFO 70 का एवरेज जो लेता है, जो फॉर्मूला है उसमें जो वो खुद EPFO 70 साल का कैलकुलेशन लेकर चलता है। आप अगर इसका फॉर्मूला देखें वो डिवाइड करते हैं लाइफ एवरेज एक्सपेंडिचर, वो 70 लेकर चलते हैं। तो खुद वो 70 ले रहे हैं लेकिन 80 का हवाला देकर कह रहे हैं कि उन्हें लाभ होगा, लेकिन अगर 70 से पहले होता है तो इस केस में लॉस ही होने वाला है।
आगे लिखते हैं, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द ईपीएफ पेंशन स्कीम डज नॉट प्रोवाइड पीरियडिकल डीएनएस अलाउंस और एनी पेंशन रिवीजन लाइक द गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि ईपीएफ की जो पेंशन है ईपीएस 95 उसमें कोई डीएनएस अलाउंस नहीं होता है और उसमें कोई भी रिवीजन नहीं होता है जैसा कि गवर्नमेंट पेंशन में होता है। एज द पेंशन अमाउंट वंस फिक्स रिमेन्स द सेम नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स पास। एक बार पेंशन फिक्स हो गई तो वो हमेशा चलती रहती है चाहे कितने भी साल हो जाए। द वैल्यू ऑफ द पेंशन अमाउंट विल गो ऑन डिप्रिशिएटिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ साथ जो भी पेंशन अमाउंट होता है वो डिप्रिशिएट होता चला जाता है। लेस रिटर्न फॉर हुज डिपॉजिट, तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो डिपॉजिट के मुकाबले बहुत कम है। If the additional amount of rupees 28.29 lakhs to be paid to the pension fund is deposited in a bank FD at a rate of 8.5% interest, one will get a rupees 20,039 per month. अगर ये 28,29,000 रुपये किसी बैंक में डिपॉजिट किया जाए 8.5% इंटरेस्ट रेट FD में, तो उसे पर मंथ 20,039 रुपये मिलेंगे, जो कि एंड द डिपॉजिट अमाउंट विल सेफली बी देयर इन द बैंक अकाउंट। और जो 28 लाख रुपए है वो बैंक में सेफली पड़े भी रहेंगे। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 20,039 रुपीज़ फ्रॉम द 31,673 रुपीज़ विच गोज EPF पेंशन, द एडिशनल अमाउंट पेंशनर गेट इज जस्ट रुपीज़ 11,634 रुपीज़। यानी कि अगर हायर पेंशन की बात करें तो वो 31,673 बनती है, लेकिन बैंक एफडी से जो इंटरेस्ट मिलेगा पर मंथ वो 20,000 मिलेगा। और जो तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल अमाउंट निकालें तो वो 11,634 रुपये होता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान योग्य है, देने योग्य है कि जो 28-28.5 लाख रुपए जमा होंगे वो इस केस में बैंक एफडी में वहाँ पड़े रहेंगे और रिफंडेबल है, जबकि वो EPFO पे नहीं है। इट विल टेक मोर देन 20 ईयर्स फॉर दिस अमाउंट टू रीच रुपीज़ 28.29 लाख रुपीज़। यहाँ पर EPFO केस में 20 साल लगेंगे 28 लाख की जो अमाउंट है उस पर पहुँचने में। इवन इफ द एक्स्ट्रा मंथली इनकम ऑफ रुपीज़ 11,634 इज पुट इन टू रिकरिंग डिपॉजिट एट रुपीज़ 8.5% इंटरेस्ट, इट विल टेक 12 ईयर्स टू रीच रुपीज़ 28.29 लाख रुपीज़। यहाँ पर अगर 11,634 को भी एडिशनली रिकरेंट डिपॉजिट RD में डालें तो 8.5% से उसको 12 साल लगेंगे 28.5 लाख पहुँचने में। इन केस सच केसेस इफ द पेंशनर डाइज अर्ली द PF pension becomes a huge loss as a half pension received by the spouse thereafter can never again री-अगेन द इन्वेस्टेड अमाउंट। तो यहाँ पर ध्यान योग्य बात है, अगर किसी कारण से पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो जो हाफ पेंशन का रूल है EPFO का, उसके कारण जो स्पाउस है उसको हाफ पेंशन मिलेगी, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रेट से काफ़ी दूर है और बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। इवन द 2014 अमेंडमेंट विच चेंज द पेंशनेबल सैलरी फ्रॉम 12 months एवरेज टू 16 month एवरेज क्रिएटेड हुज लॉस टू द पेंशनर्स। इवन 2014 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके कारण जो अब एवरेज लिया जा रहा है वो 60 मंथ का लिया जा रहा है, जबकि पहले वो 12 मंथ का था, तो उससे भी काफ़ी लॉस हो रहा है पेंशनर को। नाउ कम्स EPFO's मोस्ट अनकाइंडनेस कट इन द फॉर्म ऑफ प्रोरेटा। तो अब EPFO बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से जो प्रोरेटा का फॉर्मूला है वो लगा रहा है, जिसके कारण अमाउंट काफ़ी अच्छा खासा जमा कराना पड़ रहा है, लेकिन जो लॉस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है एज ए पेंशनर हायर पेंशन के केस में। तो EPFO यहाँ पर सरासर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था उसके अगेंस्ट में अपना ही फॉर्मूला प्रोरेटा लगा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे पेंशनर जो है पिटीशन दाखिल कर रहे हैं अलग अलग हाई कोर्ट में। तो ये केरला हाई कोर्ट का एक केस चल रहा है जिसका हमने डिस्कस किया, इससे पहले भी मैंने इसके बारे में एक वीडियो डाला था जो आपको ऊपर कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं EPFO किस तरह से हायर पेंशन के केसेस को घुमा रहा है, जिसके कारण बार बार ये साबित हो रहा है कि जो प्रोरेटा बेसिस का कैलकुलेशन है फॉर्मूले का वो पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं है और एक इनजस्टिस है पेंशनर्स के साथ में। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या आपकी सुझाव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर हिट कर दिए। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।